हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन राइज। आज के इस क्लास में हम भूगोल 2022 के लिए एक प्रश्न पत्र हल करने वाले हैं। इसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस, रिक्त स्थान वाले क्वेश्चंस, अति लघुत्रात्मक, लघुत्रात्मक और निबंधात्मक सभी खंडों के प्रश्न मिलेंगे। तो आइए करते हैं। पिछले जो हमने हमारे जो वीडियोस थे, आपने काफ़ी प्यार दिया है, उसी के आधार पर हम ये एक और वीडियोस आपके लिए लाए हैं। तो पहला प्रश्न है, सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन बाह्य स्रोतन से संबंधित उदाहरण है। 4 ऑप्शन है आपके पास में। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइए और मेरे द्वारा बताए हुए आंसर को आप अपने आंसर से मिलान कर लीजिएगा। तो ऑप्शन 4 है, पहला है ई लर्निंग, ऑप्शन दूसरा है बौद्धिक संपदा, ऑप्शन 3 है बैंकिंग और ऑप्शन 4 है ये सभी। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन द। ये सभी जो हैं ये बाह्य स्रोतन से संबंधित उदाहरण हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, जरूर आपको एग्जाम में हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक खाद्य एवं चारा फसल है। ऑप्शन है हमारे पास अ गेहूँ, ऑप्शन ब दालें, ऑप्शन स अरहर और ऑप्शन 4 है द मक्का। तो मक्का जो है ये एक खाद्य और साथ ही साथ चारा फसल भी है। नेक्स्ट प्रश्न है तीसरा, मानव भूगोल की कौन सी विचारधारा ने मार्क्स के सिद्धांत का उपयोग किया था। 4 ऑप्शन है हमारे पास। अ है मानवतावादी विचारधारा, ऑप्शन ब है आमूलवादी विचारधारा, ऑप्शन स है व्यवहारवादी विचारधारा और ऑप्शन द है अस्तित्ववादी विचारधारा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ब, आमूलवादी विचारधारा ने मार्क्स के सिद्धांतों का उपयोग किया था। नेक्स्ट चौथा प्रश्न, समय के 2 अंतरालों के मध्य एक क्षेत्र विशेष में होने वाले जनसंख्या के परिवर्तन को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है आपके पास अ जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि, ऑप्शन ब जनसंख्या संक्रमण, ऑप्शन स जनसंख्या की वृद्धि और ऑप्शन द है प्रवास। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन स, इसे जनसंख्या की वृद्धि कहते हैं। नेक्स्ट पांचवा प्रश्न, निम्न में से कौन सी गहन निर्वाह कृषि की मुख्य फसल है। ऑप्शन अ गेहूँ, ऑप्शन ब चावल, ऑप्शन स है सरसों और ऑप्शन द है सोयाबीन। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ब चावल, ये गहन निर्वाह कृषि की मुख्य फसल है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं छठा प्रश्न, निम्न में से कौन सी एक आर्थिक क्रिया ग्रामीण बस्तियों की मुख्य आर्थिक क्रिया है। प्राथमिक क्रियाएं, तृतीयक क्रियाएं, द्वितीयक क्रियाएं या फिर चतुर्थक क्रियाएं। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन 1, प्राथमिक क्रियाएं जो हैं जिसमें कृषि और पशुपालन, ये ग्रामीण बस्तियों की मुख्य आर्थिक क्रिया होती हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा राज्य सबसे विशाल आकार वाला राज्य है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। ऑप्शन है हमारे पास अ राजस्थान, ऑप्शन ब है महाराष्ट्र, ऑप्शन स है मध्य प्रदेश और ऑप्शन द है आंध्र प्रदेश। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन अ, राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। नेक्स्ट प्रश्न है 8वां, उपजाऊ जलोढ़ मैदानों एवं उत्तर पूर्वी राज्यों में पाया जाने वाला ग्रामीण बस्ती का एक प्रकार कौन सा है। ऑप्शन है आपके पास अ गुच्छित बस्तियां, ऑप्शन ब है विखंडित बस्तियां, ऑप्शन स पल्लीकृत बस्तियां और ऑप्शन द एकाकी बस्तियां। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन अ, इस इलाके में गुच्छित बस्तियां जो है वो पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है 9वां, चावल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। ऑप्शन अ है प्रथम स्थान, ऑप्शन ब है द्वितीय स्थान, ऑप्शन स है तृतीय स्थान और ऑप्शन द है पंचम स्थान। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ब, चावल उत्पादन में विश्व में भारत का दूसरा स्थान है। नेक्स्ट 10वां प्रश्न, भारत में सबसे पहले स्थापित की गई लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन सी है। 4 ऑप्शन है आपके पास में। भारतीय लौह एवं इस्पात कंपनी, ऑप्शन ब है टाटा लौह एवं इस्पात कंपनी, ऑप्शन स है विश्वेश्वरैया लौह एवं इस्पात कारखाना और ऑप्शन द है मैसूर लौह एवं इस्पात कारखाना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ब, टाटा लौह एवं इस्पात कंपनी भारत में सबसे पहले स्थापित की गई लौह इस्पात कंपनी है।
नेक्स्ट प्रश्न, ये जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हुए और आगे अब हम करते हैं रिक्त स्थान वाले प्रश्न। तो आइए करते हैं दूसरा प्रश्न शुरू। दूसरे का पहला है रिक्त स्थान, वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा एवं उभरता हुआ तृतीयक क्रियाकलाप कौन सा है? तो पर्यटन जो है ये वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा और उभरता हुआ तृतीयक क्रियाकलाप माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में रिक्त स्थान, क्रम की चट्टानों से देश का अधिकांश कोयला खनन किया जाता है। तो भारत में कौन सी क्रम की चट्टानों से कोयला निकाला जाता है? तो इसका उत्तर है गोंडवाना लैंड जो है ना, गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें हैं उनसे भारत में कोयला निकाला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जल एक संसाधन है। तो जल एक कैसा संसाधन है? ये एक चक्रीय संसाधन है। जल जो है ये एक चक्रीय संसाधन है। नेक्स्ट प्रश्न है, रिक्त स्थान, वे सड़कें होती हैं जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा निर्मित और अनुरक्षित किया जाता है। तो जो राष्ट्रीय राजमार्ग होते हैं, नेशनल हाईवेज जो होते हैं, उनका रक्षण और उनका निर्माण जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। तो ये हमने किए रिक्त स्थान वाले प्रश्न। और अब हम नेक्स्ट देखेंगे अति लघुत्रात्मक प्रश्न। तो आइए देखते हैं पहला अति लघुत्रात्मक प्रश्न जो है वो ये है कि जनसंख्या घनत्व ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। जनसंख्या घनत्व कैसे निकाला जाता है? तो जनसंख्या घनत्व निकालने का सूत्र है जनसंख्या घनत्व इजिकल टू जनसंख्या अपॉन क्षेत्रफल। तो किसी भी क्षेत्रफल की, मान लीजिए 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की हमें जनसंख्या घनत्व निकालना है, तो उस जनसंख्या में उस क्षेत्रफल का भाग देते हैं तो वो जनसंख्या घनत्व निकल जाता है। दूसरा प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तर पूर्वी भाग में अधिक मुद्रा प्राप्त करने के लिए किस प्रकार की कृषि सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इस इलाके में जो मिश्रित कृषि है ना, मिश्रित कृषि जिसमें अलग अलग फसलों को बोया जाता है, तो ये जो है इस प्रकार की सर्वाधिक उपयुक्त कृषि जो है वो मानी जाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, रूहर औद्योगिक प्रदेश की प्रमुख समस्या क्या है? तो जो रूहर औद्योगिक प्रदेश है यहाँ की प्रमुख समस्या है, एक तो प्रदूषण की समस्या और दूसरा है औद्योगिक अपशिष्ट की समस्या। यहाँ पर उद्योग ज़्यादा स्थापित है तो वहाँ से जो प्रदूषण होता है और वो जो उद्योगों से अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, ये दो समस्या यहाँ की प्रमुख समस्या हैं। नेक्स्ट चौथा प्रश्न, ज्ञान संबंधी बाह्य स्रोतन के कोई 2 उदाहरण लिखिए। तो ज्ञान स्रोती संबंधी बाह्य स्रोतन के उदाहरणों में एक है ई लर्निंग और दूसरा है बौद्धिक संपदा अनुसंधान। तो ये हमारे जो अति लघुत्रात्मक प्रश्न थे ये भी कंप्लीट हुए और इस प्रकार हमारा खंड अ जो है वो हुआ कंप्लीट। और अब हम लेंगे आगे खंड ब। खंड ब में सबसे पहले हम लेंगे लघुत्रात्मक प्रश्न। चौथा प्रश्न है, संभववाद और निश्चयवाद में अंतर बताइए। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि संभववाद और निश्चयवाद में निम्नलिखित अंतर हैं। अंतर हम देखेंगे एक टेबल बना करके, एक तरफ संभववाद लिखेंगे, दूसरी तरफ लिखेंगे निश्चयवाद। पॉइंट 1, संभववाद, इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है तथा वह प्रकृति प्रदत्त अनेक संभावनाओं का इच्छानुसार अपने लिए उपयोग कर सकता है। मानव और पर्यावरण को परस्पर संबंध में यह विचारधारा मानव केंद्रित है। और इधर हम लिखेंगे निश्चयवाद में लिखेंगे कि इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य के प्रत्येक क्रियाकलाप को पर्यावरण से नियंत्रित किया जाता है। इसके अनुसरण करने वाले मानते हैं कि भौतिक कारक जैसे जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति आदि मानव के समस्त क्रियाकलाप और जीवन शैली आदि को नियंत्रित करते हैं। दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे कि इस विचारधारा को मानने वालों में विडाल डी ला ब्लास और लुसियान फेब्रे प्रमुख थे, जबकि निश्चयवादी विचारधारा को मानने वालों में प्रमुख समर्थक हैं फ्रेडरिक रेटजेल थे। तो ये हमने देखा यहाँ पर निश्चयवाद और संभववाद में अंतर। आइए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं, 5वां प्रश्न। पॉल विडाल डी ला ब्लास द्वारा दी गई मानव भूगोल की परिभाषा को स्पष्ट कीजिए। तो आपको लिखना है कि पॉल विडाल डी ला ब्लास एक फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता थे। इनके अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा इस प्रकार है कि मानव भूगोल हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों
एवं इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना प्रस्तुत करता है। इस परिभाषा में एक नई संकल्पना है। यह पृथ्वी और मानव के बीच संबंधों का अध्ययन है। भौतिक पर्यावरण के तत्व एवं मानवीय पर्यावरण के तत्व एक दूसरे से अन्योन्य क्रिया करते हैं। तो इस प्रकार पॉल डी विडाल ने जो है ये मानव भूगोल की परिभाषा दी है। नेक्स्ट छठा प्रश्न है, जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले 3 भौगोलिक कारकों का उल्लेख कीजिए। लिखना है आपको कि जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले 3 भौगोलिक कारकों में है, एक तो भू आकृतियाँ, दूसरा है जलवायु और तीसरा है मृदाएं। ऊबड़ खाबड़ एवं उच्च भूमियों की तुलना में लोग समतल और मैदानी भागों में अधिक निवास करते हैं। इसी तरह विषम जलवायु की तुलना में सम जलवायु प्रदेशों में जनसंख्या का उच्च घनत्व पाया जाता है और उपजाऊ मृदाएं कृषि कार्यों के लिए आवश्यक हैं। अतः बंजर भूमियों की तुलना में उपजाऊ भूमियों में अधिक जनसंख्या निवास करती है। तो ये हमने देखे 6 तक के प्रश्न, और बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। ठीक है, 7वें प्रश्न से लेकर के आगे वाले जो प्रश्न हैं वो हम अगले वीडियो में लेंगे। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसीलिए हम जो बाकी जल्द नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा, आप वेट करिएगा। और अभी तक का वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ अपने मित्रों दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।